अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। हमने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो इंटेंसिव स्ट्रेटजीज के ऊपर बात की थी। हम उससे पहले हमारी जो बात चल रही थी वो हमारे पास थी कि हमने हॉरिजॉन्टल देखी स्ट्रेटजी, हमने देखी, हमने वर्टिकल देखा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन की स्ट्रेटजीज देखी कि हम किस तरह से इंटीग्रेट करके अपने बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करें। जब अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटेंसिव स्ट्रेटजीज के। आपके पास इंटेंसिव स्ट्रेटजीज कौन कौन सी ऐसी इंटेंसिव स्ट्रेटजीज हैं कि आप अपने प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग आपके पास प्रोडक्ट हैं उनके अंदर आप या तो मॉडिफिकेशन करें या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के जो है वो आप थोड़ी सी फीचर चेंज करें, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप किस तरह से एक नई मार्केट तक पहुंचाएं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पास 3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी, हम उनको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद हम आज के लेक्चर की तरफ हम आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। मार्केट पेनिट्रेशन हमने बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मार्केट पेनिट्रेशन हमारे पास क्या थी कि मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी सीक टू इंक्रीज द मार्केट शेयर फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट सर्विसेज इन द प्रेजेंट मार्केट थ्रू ग्रेटर मार्केट एफर्ट्स। आपको मार्केटिंग की एफर्ट्स जो है उसको आपको बढ़ाना है, ठीक है। आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही पेनिट्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपके लिए एक आसानी होगी कि आपने अपने मार्केट जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप अपनी एग्जिस्टिंग जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है, उसी मार्केट के अंदर रहते हुए आप जो क्या करेंगे, अपने जो है प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको जो है आप क्या करेंगे, वो पेनिट्रेट करवाएंगे। अब इस केस के अंदर आपके पास हमने डिफरेंट गाइडलाइंस डिस्कस की थी कि डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस को आप फॉलो करें तो आप जो है मार्केट पेनिट्रेशन आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट हमने बात की थी वो हमने किया था मार्केट डेवलपमेंट। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक नई मार्केट के अंदर जो क्या करना है उसको आपने इंट्रोड्यूस करना है। आपने जो अनटैप्ड मार्केट है, जो पहले एक्सप्लोर नहीं हुई, न्यू ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, वहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो पहुँचाना है। तो इस केस के अंदर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, वो आपके रिटेलर्स जो आपके वो आपके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर अच्छे हैं, रिलायबल हैं, सपोर्टिव हैं, फिर तो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एक अच्छी है, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें हमने देखी थी कि हम किस तरह से अपनी मार्केट को डेवलपमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। हमने सप्लायर की बात की, लेकिन अगर आपके इंटरनल जो है ह्यूमन रिसोर्स या इंटरनल जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो आपका अच्छा है और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आपको अपने जो है वो कैपिटल को और अपने ह्यूमन रिसोर्स को जो है यूज़ करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो मार्केट डेवलपमेंट जो है वो खुद से जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर जो है वो रिलाय ना करें। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी के अंदर आपको थोड़ा सा अगर याद हो तो हमने कुछ स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी थी कि आप किस तरह से मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं। उन स्ट्रेटजीज को हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमने बात की थी कि आपके पास प्राइस अलाइनमेंट, आप क्या करेंगे, अपनी प्राइस को जो है उसको रीएडजस्ट करें, ठीक है। या तो आप अपनी प्राइस को बढ़ाएं या अपनी प्राइस को आप क्या करें, कम करें। अब अगर आप प्राइस को अपनी कम करते हैं, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी मार्केट पेनिट्रेशन की, कि आपने क्या किया कि आपने अपनी प्राइस को जो है अपने कंपटीटर के जो प्रोडक्ट थे उनकी प्राइस से क्या कर दिया, कम कर दिया। अब आप क्या होप क्या कर रहे हैं कि आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप अगर प्राइस कम करेंगे, ठीक है, तो उससे आपके पास क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकेगा, और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है तो इट्स मीन कि आपके पास जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके पास क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो आपका प्राइस कम करना तब फेवरेबल ज़्यादा हो सकता है जब आपके पास ब्रांड अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा हो, आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो आपके पास क्या हो, वो ज़्यादा हो। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और ब्रांड अवेयरनेस जो है कस्टमर में वो भी ज़्यादा है, तो फिर प्राइस कम करना जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव आपके पास हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एस्टेब्लिश ब्रांड की, पेप्सी, कोक वगैरह की, तो ये जो है मार्केट में वैसे भी इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये प्राइस कम करते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एक इवेंट के हवाले से, ठीक है, रमज़ान में या जिस तरह से भी उनका एक पैकेज है, जो ही वो प्राइस कम करते हैं आपके पास प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, आपके पास और ज़्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस केस में आप देखें तो शायद ये लोग जो है इकोनॉमीज ऑफ सेल के कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा चलते हैं कि प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या होती है, कम हो जाती है, और मार्केट में प्राइस कम वो दे भी सकते हैं, और ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड है इसलिए उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड, हमने मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी हमने कहा था कि आप अपने जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है उनको आप क्या करें, उनको आप बढ़ाएं, ठीक है। आप प्रमोशन जितनी ज़्यादा करेंगे,
प्रमोशन के जो डिफरेंट नए मेथड्स हैं उनको आप अडॉप्ट करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी मार्केट तक क्या कर सकेंगे, उसको आप लेकर जा सकेंगे और आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो आपके पास बढ़ेगी। फिर हमने कहा था कि आप क्या करें कि अपने पास प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन करें। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन मतलब हमारे पास ये था कि आप अपने जो करंट प्रोडक्ट है उसके अंदर आप जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करें, ठीक है, और उन फीचर से आप क्या करें कि आप क्या करें अपने जो नए जो आपके पास मार्केट है आप उसके अंदर क्या करें कि अपने प्रोडक्ट को जो है ईजिली जो है वो मनवाएं। जो हमारे पास थर्ड एक्सटेंसिव स्ट्रेटजी हमने देखी थी उसमें हमारे पास था प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक नया प्रोडक्ट आपने डेवलप करना है, ठीक है, और उस नए प्रोडक्ट को आपने जो अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट है उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने उसे सेल करना है। अब नया प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो फाइनेंसेस भी चाहिए। आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए आपके पास कस्टमर की जो रिसर्च है, जो कस्टमर रिसर्च सर्वे है, ठीक है, कस्टमर सर्वे आपको करना है, कस्टमर फीडबैक आपने अपने पिछले प्रोडक्ट का लेना है, तभी आप एक नया प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट आप जो है अपना डेवलप करने जा रहे हैं। आप प्रोडक्ट में मॉडिफाई करते हैं या प्रोडक्ट के अंदर आप कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हैं, तो ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक फेज़ है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको R&D के लिए जो है वो एक्स्ट्रा बजट जो है वो अलॉट करना होगा। R&D आपकी जितनी ज़्यादा एक एक्सटेंसिव रिसर्च करेगी, कस्टमर फीडबैक लेगी, कस्टमर सर्विसेज की आपकी जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर कस्टमर से रिस्पांस लेगी, तो वो एक अच्छा और नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में आसानी से कामयाब होगी। और अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर नीड्स के मुताबिक होगा तो उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो भी आपके पास मार्केट में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए इनिशियली आपको जो है वो फाइनेंसेस भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, और इट इज़ अ गुड मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। आपके पास जो एक डेवलपमेंट है मार्केट की, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से आप जो है उसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं। जो हमारी आज का लेक्चर है, हम अगर आज का अपने लेक्चर को देखें तो हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ की। हमारे पास जो डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास स्ट्रेटजीज़ जो हमारे पास हैं वो हमारे पास दो टाइप्स की होंगी। हम उसके अंदर बात करेंगे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कि आपने डाइवर्सिफिकेशन की रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, आपने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और वो जो था आपकी प्रीवियस प्रोडक्ट के साथ लिंक था, ठीक है, वही रॉ मटेरियल यूज़ करते हुए आपने एक नया प्रोडक्ट क्या कर दिया, आपने डिज़ाइन किया। फॉर एग्जांपल एक शू मैन्युफैक्चर है, ठीक है, वो लेदर यूज़ करते हैं अपने शू को बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेदर के पर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ऑलरेडी सेम रॉ मटेरियल आपने एक नए प्रोडक्ट में जो है यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ हम बोलेंगे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन आप बिल्कुल नए बिजनेस में चलेंगे, ठीक है। आप इससे पहले किस में थे, आप टूथपेस्ट के बिजनेस में थे, आप टूथपेस्ट बनाते थे, अब आपने क्या कर दिया, अब आपने इलेक्ट्रिक वायर बनाना शुरू कर दी। तो बिल्कुल ही अपने प्रोडक्ट से आपने जो है वो चेंज जो है कंटेंट्स और बिल्कुल नई स्पेशलाइजेशन का आपने एक नया प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन करना, दैट थिंग इज कॉल्ड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन का मकसद हमारे पास कंपनियां डाइवर्सिफाई क्यों करती हैं, ठीक है, कि अपने प्रोडक्ट के अंदर जो है अपने प्रोडक्ट की जो लाइन है, इन फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की जो चेन है उसको बढ़ाना चाहती हैं, कि सेम रॉ मटेरियल को, सेम जो प्रोडक्शन आपके पास प्लांट है उसको यूज़ करते हुए, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करते हुए आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसी प्रोडक्ट लाइन के अंदर, तो वो आपके पास क्या होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। आप अपना ह्यूमन रिसोर्स, अपनी एक्सपर्टीज यूज़ कर रहे हैं और जो आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है उसी रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए आप 1, 2, 3, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, आप वो बनाते हैं। दैट थिंग इज कम अंडर द रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अनरिलेटेड में आपके पास क्या है, बिल्कुल ही नहीं होगा। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी, इसको हम देखेंगे आगे गाइडलाइंस में, हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी की, तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी इज अडॉप्टेड बाय द कंपनी इफ द करंट मार्केट इज सैचुरेटेड ड्यू टू विच रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर लोअर। आप ऐसी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं कि जहां के अब जो है बिल्कुल सैचुरेशन आ चुकी है, ठीक है। अब इस जगह पर जो है अपने करंट प्रोडक्ट के ऊपर जो है नई इन्वेस्टमेंट करना, नया पैसा लगाना, ये बिल्कुल क्या है, फजूल है। तो इस जगह के ऊपर आप क्या करते हैं कि आप जो है वो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी की तरफ फोकस करते हैं, कि आप एक नई मार्केट ढूंढते हैं और एक नया प्रोडक्ट जो है वो ढूंढते हैं। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज आपके पास सिर्फ नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना नहीं है, बल्कि एक नया प्रोडक्ट एक न्यू जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर जो लगाना वो भी जरूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी जहां पर बिजनेस कर रहे थे वहां पे तो मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है, वहां तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो चुकी है, कंपटीटर्स का प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट इतने ज्यादा है, प्राइस कंपटीशन है, दिस दैट और बहुत सारे आपके पास चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट कर रही हैं आपकी करंट मार्केट को। तो आपको अब कोई नया प्रोडक्ट आइडिया सोचना है, ठीक है, वेदर इट इज़ रिलेटेड और अनरिलेटेड, वो आपको जो है वो
डिसाइड करना है कि आप किस तरह की मार्केट में है और किस तरह से आपने मार्केट को लेकर चलना है। तो आप देखते हैं कि वेदर यू गो फॉर रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो इस केस के अंदर जो है आपको जो है सोचना पड़ेगा जहां पे आपके पास मार्केट सैचुरेशन जो है वो ज्यादा हो। एट द कॉर्पोरेट लेवल इट इज जनरली and it's also very interesting entering a promising business outside of the scope of the existing business unit। आप अगर outside of the scope of the existing business unit mean you are looking for the अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, कि आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर जा रहे हैं जिसका जो स्कोप है वो आपके प्रीवियस बिजनेस के साथ नहीं मिलता, ठीक है, बल्कि स्कोप जो है आपका क्या है वो नया है। आपका जो नया प्रोडक्ट है उसकी स्पेशलाइजेशन जो है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन आपके पास है वो डिफरेंट है आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। तो जो एंड पे हमारे पास देखें एक डायग्राम प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर हमने जो है लास्ट में जो हमने मार्केट इंटेंसिव स्ट्रेटजीज पढ़ी थी उसके अंदर हम अभी बात कर रहे हैं मार्केट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज की। तो मार्केट आपके पास अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास मार्केट्स हैं, आपके पास क्या है प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, न्यू है, ठीक है, न्यू मार्केट, प्रेजेंट मार्केट, न्यू प्रोडक्ट या आपके पास प्रेजेंट प्रोडक्ट, आप दोनों किस्म के प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो मार्केट पेनिट्रेशन को अगर आप थोड़ा देखें तो आपको पता चलेगा कि आप प्रेजेंट मार्केट के अंदर जो है वो प्रेजेंट प्रोडक्ट ही लेकर चल रहे हैं। मार्केट पेनिट्रेशन में हमने बात की थी कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग जो हमारे पास सर्विसेज है, उनको हम एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही जो है वो देना चाहते हैं। मीन वी वांट टू पेनिट्रेट इन द करंट मार्केट विद द करंट प्रोडक्ट। जो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसको आपने किस तरह से अपने पास जो है वो अपने पास अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही लेकर चलना है। हमने जिस तरह बात की थी कि आप डिफरेंट प्रमोशन स्ट्रेटजीज हैं उनको आप अप्लाई करें, आप प्राइस अलाइनमेंट करें, प्राइस कम या ज़्यादा आप अपने पास करें, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट चैनल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं कि अपने पास मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है कि आपके पास न्यू मार्केट है और आपके पास प्रेजेंट प्रोडक्ट है। मार्केट डेवलपमेंट हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट वही रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम नई और अनटैप्ड जो मार्केट आपके पास है उनको हम क्या करते हैं कि उनको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर कि आपके पास सर्विसेज जो है टेलीनॉर फॉर एग्जांपल है, टेलीकम्युनिकेशन आपके पास है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आपके पास जो डिफरेंट मोबाइल कंपनीज हैं वो हमेशा उन इलाकों के अंदर जो है अपने बूस्टर या अपने जो भी खंबे वगैरह वहां पर वो जाकर लगाते हैं जहां पर ऑलरेडी पहले सर्विस नहीं होती। तो हमेशा वो एक अनटैप्ड मार्केट को देखते हैं जहां पर पहले जो है वो आपके पास मोबाइल सर्विस कोई भी कंपनी ना दे रही हो, तो दे आर द मार्केट लीडर। ये उस जगह जाकर जो है वो अपना बूस्टर लगाते हैं, अपना खंबा लगाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं कि पूरे का पूरा इलाका जहाँ भी सर्विसेज पहुँचती हैं वो क्या करता है इनकी जो सिम वगैरह जो है वो परचेज करता है, यूज़ करता है। तो अनटैप्ड मार्केट को टच करना, दिस थिंग कम अंडर द मार्केट डेवलपमेंट। आपका प्रोडक्ट जो है, सर्विसेज जो है वो यही है, टेलीनॉर जो है वो टेलीनॉर ही रहेगा, सर्विसेज पैकेजेस सब कुछ वही होगा, बट आपने एक नई जगह पर, एक नई जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर क्या किया कि आपने अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लॉन्च किया और अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर मनवाया। सेकंड जो हमारे पास थर्ड चीज़ है वो हमारे पास है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपके पास क्या चीज़ है कि आपके पास मार्केट जो है वो प्रेजेंट ही है, बट आपने प्रोडक्ट के अंदर क्या किया, मॉडिफिकेशन की और इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। आपने प्रोडक्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट मॉडिफिकेशन करते हैं, डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स करते हैं और मकसद आपके पास क्या होता है कि कस्टमर जो है अगर आपके पास पुराना प्रोडक्ट नहीं ले रहा तो आपने जो नई मॉडिफिकेशन की है शायद उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है वो क्या हो जाए, इम्प्रूव आपके पास हो जाए, ठीक है। जिसका हमारे पास मैंने एग्जांपल दी थी आपको लास्ट लेक्चर में भी कि हम अगर बात करें अपने पास के हमारे पास डिफरेंट ऑयल कंपनीज आपके पास है, ठीक है, हबीब ऑयल है आपके पास, लतीफ़ ऑयल, डिफरेंट हमारे पास जो है वो एक ऑयल डालडा ऑयल है। तो जब कंपनी आती है तो वो अपने पास एडवर्टाइजमेंट में क्या बताते हैं कि हमने फलानी टेक्नोलॉजी से इस ऑयल को है रिफाइन किया। तो ये एक नई जो आपके पास रिफाइंड एक ऑयल है उसकी टेक्नोलॉजी आपने इम्प्रूवमेंट की, उसको आपने जो है प्रॉपर अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में आपने उसे मेंशन किया। तो ये आपने क्या किया कि आपने एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जो है वो एक नया प्रोडक्ट के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन की और उसको आपने क्या किया, अपनी मार्केट में उसको आपने लॉन्च किया। जो हमारी आज का टॉपिक है वो हमारे पास है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में हमने जिस तरह बात की कि हमारे पास कंपनी क्या करती है, तो रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, करती है, टोटली एक स्कोप जो है अपने बिजनेस का है उसे वो चेंज कर लेती है। तो हमारे पास जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हमारे पास हमेशा न्यू मार्केट के अंदर आप एक नया प्रोडक्ट लेकर जाते हैं। आप अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जो है वो प्रोडक्ट नया नहीं लेकर आ रहे, बल्कि आप ये पता है आपको कि आपकी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो बिल्कुल सैचुरेट हो चुकी है, ठीक है, जो बाउल है वो टोटली क्या है, फुल है, यहाँ पर अब और जो है हमारे पास हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो आप क्या करते हैं कि आप एक नई मार्केट के अंदर एक नए प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं, वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ओके जी, वी शुड स्टार्ट विद अवर टुडे लेक्चर।
There are generally two kind of diversification strategies are related and unrelated. A process that take place when a business expand its activities into a product line that are similar to that of its current offers. ठीक है, कंपनी क्या करती है आपके पास कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है, अपने बिजनेस की एक्टिविटीज एक्सपेंड करती है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करती है, दैट आर लाइन टू दोज इट करंटली ऑफर्स, और उन प्रोडक्ट के साथ वो सर्विसेज, वो प्रोडक्ट, ठीक है, वो इन लाइन है, ठीक है, नई सर्विसेज प्रीवियस सर्विसेज के साथ जो होती हैं क्या होती हैं, वो इन लाइन होती हैं। इसके हम एग्जांपल अगर ले लें कि हमने कहा था अभी आपको कि मैन्युफैक्चरिंग के आपके पास कोई फर्म हो, फॉर एग्जांपल लेदर कंपनी, ठीक है, इससे पहले वो लेदर के बेल्ट बनाती थी, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेदर के पर्स बनाना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो जो आपके पास रॉ मटेरियल था वो सेम था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्लांट आपके पास सेम है, बट आपने क्या किया, आपने जो प्रोडक्ट है अपना वो नया बनाया, बट आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर ही, एग्जिस्टिंग सेटअप के रहते हुए ही, एग्जिस्टिंग आपने सेटअप को यूज करते हुए आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। अ टर्म विच रेफर टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ डाइवर्स प्रोडक्ट विच हैव नो रिलेशन टू द ईच अदर। अब आपके पास अनरिलेटेड जो है डिवर्सिफिकेशन, वो हमारे पास क्या है कि आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया विच हैज़ नो लिंक विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस, उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसके साथ कोई लिंक नहीं है, बल्कि एक टोटली नया प्रोडक्ट है। एन एग्जांपल ऑफ अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज इन अ बिजनेस कुड बी अ टॉय मैन्युफैक्चरर दैट इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल वायरिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक टॉय मैन्युफैक्चरर क्या करे, इंडस्ट्रियल वायरिंग बनाना शुरू कर दे, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। दीज बोथ आर टोटली डिफरेंट बिजनेसेस। क्या आप एक तरफ टॉय मैन्युफैक्चरर हैं, एक तरफ आप क्या कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल वायरिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का अगर केस हो कि आपके पास अनरिलेटेड को आप सिंपली डिफरेंशिएट इस तरह करें कि आपके पास एक नया बिजनेस है, ठीक है, आपने एक नया सेटअप बनाया है और उस बिजनेस का कोई लिंकेज नहीं है आपके पास प्रीवियस बिजनेस के साथ, लेकिन जो आपके पास रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है, रिलेटेड आपके पास डाइवर्सिफिकेशन, वहां पे आपने क्या किया कि आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन आपने एग्जिस्टिंग सेटअप में रहते हुए ही बनाया है। जो आप रॉ मटेरियल, जो आप अपनी कंपनी के जो भी आपके पास मशीन्स हैं, उन्हीं को यूज करते हुए आप क्या कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट में। तो आप इन लाइन विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आप एक नया प्रोडक्ट क्या करते हैं, उसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर हम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा और इसकी डिटेल्स हम देखें तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन अकर्स व्हेन द कंपनी एड्स और एक्सपेंड इट्स एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट, या तो प्रोडक्शन करना या मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, और वही एग्जिस्टिंग मार्केट जो कि पहले आप एग्जिस्ट कर रहे थे और अब आपने एक नई मार्केट में पेनिट्रेट किया, वो भी एग्जिस्टिंग ही है, आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही आपके पास है। इन दीज केसेस द कंपनी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग अ न्यू प्रोडक्ट और पेनिट्रेट इनटू अ न्यू मार्केट रिलेटेड टू इट्स ओन बिजनेस एक्टिविटी। आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और वो नया प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेटेड होता है आपके पास प्रीवियस क्या है आपके प्रोडक्ट से, या आप पेनिट्रेट करते हैं एक मार्केट से दूसरी मार्केट में, और वो मार्केट क्या है, बिल्कुल सेम ही प्रोडक्ट की मार्केट है जिस प्रोडक्ट को आप पिछली मार्केट में कैसे सेल कर रहे थे। या तो मार्केट पेनिट्रेशन करना, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। एक और जगह पे वैसे ही मैं फॉर एग्जांपल आपके पास एक मार्केट है जहां पे आपकी चूड़ियां बिकती हैं, ठीक है, तो आपके पास एक मार्केट थी जहां चूड़ियां बिकती थी, आपने क्या किया, दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में जहां चूड़ियां बिकती थी, एग्जिस्टिंग मार्केट थी, आपने अपना वही प्रोडक्ट चूड़ियों का वहां जाकर सेल करना शुरू कर दिया। तो आपने सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट के अंदर जो है डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पर मार्केट सेम आपके पास, तो आपने वहां सेल करना शुरू कर दिया। या आपने क्या किया कि आपके पास एक प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट के अंदर आपने नए कुछ फीचर्स डाले, नया आपने किया, वही स्कोप वही सेटअप रहने दिया आपने, ठीक है, और अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस की लाइन के अंदर आपने एक नया प्रोडक्ट क्या किया, ऐड किया। अंडर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन द कंपनी मेक इजियर द कंजम्पशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय प्रोड्यूसिंग कम्प्लीमेंट्री गुड्स और ऑफरिंग कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज। आप एक तो ये तरीके का आप नया प्रोडक्ट बनाइए, आपके पास क्या करेंगे, जो आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी के अंदर आप क्या करें कि कम्प्लीमेंट्री जो चीज़ें हैं वो आप क्या करें, वो देना शुरू कर दें, ठीक है, अगर आपके स्कोप के अंदर वो चीज़ें आती हैं तो गुड्स और ऑफरिंग जिस तरह भी आप देखें। फॉर एग्जाम्पल अ शू मैन्युफैक्चरर, अ शू प्रोड्यूसर स्टार्ट अ लाइन ऑफ पर्सेज एंड अदर लेदर एसेसरीज। अब शू मैन्युफैक्चर क्या है, वो लेदर के बिजनेस के अंदर है, लेदर के थ्रू जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। शू मैन्युफैक्चर क्या करता है आपके पास कि वो पर्सेस जो है बनाना शुरू कर देता है, और इसी तरह के और प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेदर की जो भी एक्सेसरीज हैं उनको बनाएगा, तो हम उससे कहेंगे हमारे पास क्या है, वो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास है। इस तरह से हम अगर थोड़ा देखें तो हमारे पास एन इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप एड्स टू इट्स पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज the renting of the appliance to the customer for temporary use until their own are repaired। आपके पास एक
इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहाँ पे क्या होता है आपके पास जो डिफरेंट अप्लाइंसेज है वो क्या होती है, रिपेयर होती हैं। आप अपनी अप्लाइंस लाते हैं, उसे आप रिपेयर करने के लिए लाते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला है वो क्या करता है, आपको अपने पास से एक अप्लाइंस क्या करता है, यूज़ करने के लिए दे देता है कि जब तक आपकी अप्लाइंस ठीक हो रही है तब तक आप क्या करें, हमारी ये अप्लाइंस जो है इसे आप यूज़ कर लें। तो आपने सेम बिजनेस के अंदर क्या किया, एक नई सर्विसेज देना शुरू कर दी। ठीक है, आप अप्लाइंसेस के बिजनेस थे, आप अप्लाइंसेस रिपेयर करते थे। ठीक है, आपने अप्लाइंसेस अपने पास कुछ रखी और जिस तरह की अप्लाइंस खराब होने के ठीक होने के लिए आई, ठीक है, उसको आपने उसी अप्लाइंस को आपने क्या किया, अपने कस्टमर को आपने कहा कि आप ये जो अप्लाइंस है इसको भी आप क्या करें, आप यूज़ करें। जब आपकी अप्लाइंस ठीक हो जाती तो आप हमें जो है वो रिटर्न कर दें। तो अगेन आपने अपने कस्टमर को रिटेन रखा, कस्टमर सर्विसेज आपने बढ़ाई। मकसद आपके पास क्या था कि आपके पास जो है कस्टमर लॉयल्टी बढ़े और प्रॉफिट मार्जिन आपके पास क्या हो, वो आपके पास क्या हो, इंक्रीज हो। हम कुछ इसके एडवांटेजेस देखते हैं हमारे पास के रिलेटेड में डाइवर्सिफिकेशन के क्या है। स्प्रेडिंग द रिस्क बाय वे ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर एंड और रिलेटेड गुड्स, ऑफरिंग सिमिलर और कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज और पेनिट्रेटिंग सिमिलर मार्केट। ठीक है, स्प्रेडिंग द रिस्क, आप यहाँ स्प्रेडिंग का लफ्ज़ सुनिए, जहाँ पर वैसे लेस का आना चाहिए। ठीक है, आप अपने रिस्क को कम कर देते हो क्योंकि आप अपने सेम प्रोडक्ट को क्या करते हो, सेम मार्केट के अंदर क्या करके लेके जा रहे हो, उसको आप जो है वो लेकर जा रहे हैं और सेम प्रोडक्ट और इनलाइन प्रोडक्ट है। कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट आपके पास डिस्कशन की, अभी एग्जांपल दी आपको लेदर की, कि जो शू मैन्युफैक्चरर था उसने पर्सेस बनाने शुरू कर दी और लेदर की एक्सेसरीज बनानी शुरू कर दी। तो सेम आपके पास कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स आप बनाना शुरू कर दें सेम बिजनेस का, तो आपके पास दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द कंपनी यूज एग्जिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंस। इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपने एक नया प्रोडक्ट बनाना है इन लाइन विद द प्रीवियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, बट आपने अपने पास एक्सपर्टीज जो है वो पुरानी ही यूज़ करनी है, जो आपके पास सेटअप है इंडस्ट्री का वो आपने पुराना ही यूज़ करना है, लेबर आपका पुराना ही यूज़ करना है। सिर्फ आपकी थोड़ी सी क्या होंगी चीज़ें, आपके पास स्किल, जो भी एक आप नया प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं, शायद उसका आपको सॉफ्टवेयर नया लेना पड़े या आपको थोड़ा सा सेटअप, आपको थोड़े से वर्कर्स जो हैं स्किल्ड लेबर वो आपको चाहिए होगा, अदरवाइज उसी पुराने सेटअप के अंदर रहते हुए वो क्या कर सकते हैं, एक नया प्रोडक्ट जो आपके पास क्या है वो बना सकते हैं। If the company start producing parts of a new raw material components for its main production line, it guarantees better quality, low cost and regular supplies. अगर कंपनी क्या करे, producing parts of raw material components for its main production line, आप एक गाड़ियों के बिजनेस के अंदर हैं, ठीक है, और जो गाड़ी के टायर्स हैं या डिफरेंट आपके पास और छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, आप वो बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उससे आपके पास क्या होगा, जो प्रोडक्शन का आपका जो मेन आपके पास प्रोडक्शन है कि कार आपने जो है असेंबल करनी है, कार आपने जो है बनानी है, उसके बिजनेस में जो छोटे छोटे इनलाइन आपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया वो आपके पास क्या होगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे किसके लिए, आपकी मेन प्रोडक्शन लाइन में आपका प्रोडक्ट जो है डेवलप करने में। इस केस के अंदर आपकी क्या होगी, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आपके जो सप्लायर्स हैं वो भी आपके पास क्या होंगे, स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट वो भी आपके पास क्या होगा, वो इजीली मैनेज हो सकता है। तो आपने देखा कि हमारे पास एक बेनिफिट, इसका जरूरी नहीं कि आप एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट करें, आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन की सपोर्ट के लिए भी कोई प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक गोल कैन बी कंबाइंड एज result opportunities arising throughout the production chain can be shared and fully utilized। आपके पास स्ट्रेटेजिक गोल इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप एक नया प्रोडक्ट बनाएं और जो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल आपके पास है, मशीनरी आपके पास है, R&D आपके पास जो है, जो प्रोडक्शन आपके डिपार्टमेंट है, फंक्शनल ऑपरेशन में सब कुछ आप यूज़ कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट आपके पास क्या कर रहे हैं, उसे आप बना रहे हैं। दिस थिंग कम अंडर द रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इसके कुछ और हमारे पास देखें, बेटर यूजेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू शेयर टेक्नोलॉजीज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, सिमिलर मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड अडॉप्टिंग रिसोर्सेज। आप इसकी थोड़े से और बेनिफिट देखें तो पता चलेगा आपके पास बेटर यूजेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू शेयर टेक्नोलॉजी, आपके पास बेटर यूजेज है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, स्किल्स को, अपने एक्सपर्टीज़ को, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को। जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो आपके पास प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वही रहेंगे, स्किल्स आपके पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, आपने सिर्फ क्या किया, टेक्नोलॉजी को अपने पास क्या किया, चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल आप अगर एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस के अंदर देखें तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं बिल्ट इन आते हैं।
आप सिर्फ क्या करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ होता है, मशीन रीडेबल आपके पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम जो है वो आप इंस्टॉल करते हैं और प्रोग्राम क्या करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है मशीन को कि आपने ये डिज़ाइन जो है किस तरह से बनाना है। तो सिर्फ आपने वो डिज़ाइन परचेज करने हैं, बाकी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सब कुछ वही रहेगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप जो हैं जो यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो भी वही रहेंगे। स्किल एक्सपर्टीज आपको कुछ भी नया नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया और उस सॉफ्टवेयर ने क्या किया, सॉफ्टवेयर के अंदर जो बिल्ट इन प्रोग्राम थे उन प्रोग्राम ने क्या किया, मशीन को इंस्ट्रक्ट किया और आपके पास एक नया प्रोडक्ट जो है वो सामने आ गया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी अचीव थ्रू द एलिमिनेशन और significant reduction of certain expenses when more than one business activity is developed in a common company, and also because of the opportunity to use any internal connection arising along the business chain। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है उसे भी आप अचीव कर सकते हैं थ्रू द एलिमिनेशन और सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस व्हेन वन और मोर बिजनेस एक्टिविटीज डेवलप्ड इन अ कॉमन कंपनी। ठीक है, अगर आपके पास एक कंपनी के अंदर जो है क्या है कि आपके पास बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, चीज़ें हैं, तो आप रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करते हुए आप क्या करेंगे, जो अनरिलेटेड है उनको आप छोड़ देंगे और सिर्फ रिलेटेड को आप रखेंगे। इस तरह आप क्या करेंगे कि आप जो है वो अपने पास जो कॉस्ट है उसको आप कम कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को अपने मैनेज कर सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ सेल आप तभी अचीव कर सकेंगे जब आप अपने एक ही प्रोडक्ट लाइन के अंदर रहें। अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट एक वक्त में बना रहे हैं तो आपको हर एक के लिए अलग अलग जो है सेटअप चाहिए होंगे, स्किल्स चाहिए होंगी, मशीनरी चाहिए होगी। तो अगर आप एक ही सेटअप के अंदर हैं तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिफरेंट कैटेगरीज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं बट हैं सेम इन लाइन, उनको आप अचीव कर सकते हैं। सिनर्जी इफेक्ट्स जो हमारे पास क्या है, व्हेन टू एक्टिविटीज आर इंटीग्रेटेड द रिजल्ट इज ग्रेटर देन सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टू इंडिविजुअल एक्टिविटीज। सिनर्जी इफेक्ट को आप यूज करें कि अगर आप दो एक्टिविटीज जो हैं उनको आप मर्ज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जो रिजल्ट आपके पास होगा क्या होगा, वो ग्रेटर देन सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टू इंडिविजुअल एक्टिविटीज। आप अगर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपके पास एक ही सेटअप है, ठीक है, एक सेटअप है, आपके पास स्किल्ड लेबर है, सब कुछ आपके पास है, आपने क्या किया कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं शू की, शू आपने बनाया, आपके पास पूरा सेटअप शू का सेटअप बना हुआ है, लोग स्किल्ड हैं, आपने क्या किया, आप उसी इनलाइन के अंदर आपने पर्सेस बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, लेदर के। अब आपने लेदर बनाया तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या हुई, एक एक्टिविटी से दो हो गई, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज और सब कुछ आपके पास क्या रहा, सेम ही रहा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखें कि आप एक और नया बिजनेस सेटअप बनाएं और आप एक नया वेंचर लॉन्च करें, तो वहां पर आपके पास रॉ मटेरियल, एक्सपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ईच एंड एवरीथिंग, आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आपके पास सब कुछ क्या होगा, वो नया होगा। तो रेदर देन यू गो फॉर टू डिफरेंट एक्टिविटीज, यू गो फॉर सिमिलर एक्टिविटीज। आपकी सिमिलर एक्टिविटीज आपके पास क्या होंगे कि आपके प्रॉफिट मार्जिन को और ज्यादा क्या करेंगे, वो बढ़ा देंगे। हम कुछ गाइडलाइंस डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है, अगर आप रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में हैं तो आपको 6 गाइडलाइंस जो हैं उनको आप जो है फोकस करें और उनको आप देखें। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट इन अ नो ग्रोथ और स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी मार्केट आपके पास क्या है, वो सैचुरेट हो चुकी है, या वो ऐसी इंडस्ट्री है जहां प्रोडक्ट की डिमांड है लेकिन बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ है, तो इस केस के अंदर आप अपने एग्जिस्टिंग सेटअप को ही यूज़ करते हुए क्या करेंगे कि आप जो है नया प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे। ठीक है, आपका एग्जिस्टिंग सेटअप, आपके रिसोर्सेज, आपकी एक्सपर्टीज सब कुछ वही है, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक नया प्रोडक्ट जो है वो क्या किया, मैन्युफैक्चर करना क्या किया, आपने स्टार्ट कर दिया। अब ये जो नया प्रोडक्ट है ये क्या करेगा आपके पास के एक नई मार्केट के अंदर जब जाएगा तो आपके पास क्या है, उसकी डिमांड ऑफ कोर्स आपके पास बढ़ेगी। तो इस केस के अंदर जब आपके पास मार्केट सैचुरेटेड हो या उस प्रोडक्ट की ग्रोथ क्या हो, स्लो हो, तो आप रिलेटेड प्रोडक्ट क्या करें, बनाएं और उस रिलेटेड प्रोडक्ट से आप क्या करें कि अपनी मार्केट की जो मार्केट शेयर है उसको आप अपना कैपिटल रेवेन्यू उसको क्या करें, आप अपने बढ़ाएं। सेकंड जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास है कि व्हेन एडिंग न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेन एडिंग न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट वुड इन्हांस द सेल्स ऑफ द करंट प्रोडक्ट। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास है कि कई दफ़ा आप क्या करते हैं कि एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और वो नया प्रोडक्ट खुद तो सेल हो रहा होता है, लेकिन जो आपके पिछला प्रोडक्ट है, जो रिलेटेड प्रोडक्ट, जो प्रीवियस प्रोडक्ट है, उनको सेल करने में भी आपके पास क्या करता है, हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हमने अभी एक एग्जांपल ली आपके पास कार असेंबली की। आप कार जो है प्रोडक्शन के अंदर आप हैं, ठीक है, आप जो है कार को क्या करते हैं, आप असेंबल करते हैं, ठीक है, कार आप बनाते भी हैं, असेंबल करते हैं, कार प्रोड्यूसर आप। तो आप अगर अपने प्रोडक्ट क्या करें कि अपने जो है इन हाउस ही आप क्या करें, ब्रेक्स बनाना शुरू कर दें, टायर्स बनाना शुरू कर दें,
ठीक है, या जो भी आपके पास एक इनलाइन जो भी एक सिमिलर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन्हीं रिलेटेड एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन आप करें। तो क्या करेंगे, जो आपका एंड प्रोडक्ट जो कार है, असल में आप उसकी प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो आपकी एक एक्टिविटी क्या कर रही है, दूसरे जो आपकी एक्टिविटी उसको क्या कर रही है, बेनिफिट दे रही है। तो इस तरह के केस के अंदर भी आपके पास अगर ऐसा है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं कि जो आपके प्रीवियस प्रोडक्ट को भी सपोर्ट करता है या उसकी वो रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है, तो उससे आपके पास क्या होगा कि आपको कस्टमर जो है उसको दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या करेंगी, एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल आपके पास हो जाएंगी। तो हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, व्हेन न्यू, बल्कि फोर्थ पॉइंट सॉरी, when new but rated product have seasonal sales level that counterbalance existing peaks and valleys. When new but related product have seasonal sales level, अगर सीजनल आपको ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी सीजनल जो है वो आपके पास सेल्स होती हैं, तो उस केस के अंदर जो है क्या होगा, एग्जिस्टिंग पीक्स एंड वैल्यूज को आप जो है वो रिटेन रखते हुए अपने नए सीजनल प्रोडक्ट को भी जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। When an organization's product are in the decline stage of the life cycle, अगर आपके पास ऐसा है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं वो मतलब कि डिक्लाइन फेज के ऊपर है लाइफ साइकिल के अंदर, तो आप क्या करें कि एक नई जो है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करें, तो अगेन आपके पास हेल्पफुल होगा। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैव स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, आपके पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, R&D डिपार्टमेंट आपका जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पास इंटरनल फाइनेंशियल अवेलेबल हैं, आपके पास डिफरेंट स्किल्स अवेलेबल हैं, तो इस केस के अंदर क्या करें आप, मतलब कि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं, तो वो क्या करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन को हम थोड़ा देखें हमारे पास, तो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन व्हेन द बिजनेस एड्स न्यू प्रोडक्ट और अनरिलेटेड प्रोडक्ट लाइन एंड पेनिट्रेट न्यू मार्केट। यहाँ पर जो है वो अनरिलेटेड प्रोडक्ट, नई एक बिजनेस सेटअप बट इन द न्यू मार्केट, जबकि हमने बात की थी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कि यू हैव द सेम प्रोडक्ट लाइन बट इन अ न्यू मार्केट। ठीक है, मार्केट दोनों में नहीं है, लेकिन एक में जो है हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन के अंदर ही एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, जबकि इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपने जो अनरिलेटेड हमारे पास जो हमने एक टोटली एक नई हमने मार्केट देखी, और इस नई मार्केट के अंदर हमने क्या देखा कि नई मार्केट देखी हमने और एक हमने नया प्रोडक्ट बनाया जो हमारे पास बिल्कुल भी प्रीवियस प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करता था। हम एग्जांपल देखें, इफ द शू प्रोड्यूसर इंटर द बिजनेस ऑफ अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चर, क्या जो लेदर का एक शू मैन्युफैक्चरर है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है क्लॉथ का? स्टार्ट तो कर सकता है, बट दे आर नॉट इन लाइन। क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें इंडस्ट्री नहीं चाहिए, स्किल्स नहीं चाहिए, लेबर, एक्सपर्ट, R&D, हर चीज़ जो है, प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, मार्केट्स इवन आपकी क्या है वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया नई मार्केट के लिए, बट आपके प्रीवियस प्रोडक्ट्स के साथ कोई लिंक नहीं था। इन दिस केस देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस। दिस डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड एज अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। हम थोड़ी और इसकी डिटेल्स देखते हैं। यूजिंग द एग्जिस्टिंग बेसिक कंपिटेंसीज ऑफ द कंपनी एंड एक्सपेंडिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मार्केट इनटू द न्यू वंस एंड स्टार्टिंग न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट। आप क्या करते हैं कि अपनी जो एग्जिस्टिंग बेसिक कंपिटेंसीज आपके पास हैं, ठीक है, आप उन्हें यूज़ करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट को, और आप इंटर होते हैं एक नई मार्केट के अंदर अपनी एक नई प्रोडक्ट लाइन के साथ। पेनिट्रेशन या पेनिट्रेटिंग कम्प्लीटली न्यू मार्केट, इसके अंदर आप नई मार्केट में जाते हैं। यूजुअली सच अपॉर्चुनिटी कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द मेन कंपनी बिजनेस। जो आपका मेन बिजनेस होता है वहीं से आप जो है ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आप नए बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आप अपने प्रीवियस बिजनेस से ही आइडिया जो है आपको मिलता है वहां से कि मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार डीलर में स्टार्ट ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बाय डेवलपिंग अ कार लीजिंग स्कीम एंड सेलिंग कार थ्रू लीजिंग। देखा आपने कि आपकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो आपके पास क्या है कि आप जो है एक कार जो है क्या है, आप एक कार डीलर हैं, लेकिन अब आपने क्या काम स्टार्ट कर दिया कि आपने मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी कि आपके पास कार लीजिंग जो है, फाइनेंसिंग जो आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज है बाय डेवलपिंग अ कार लीजिंग स्कीम, और अब आप कार क्या करते हैं वो आप लीज पर देते हैं। तो आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को आपने क्या किया कि वो आपने आगे बढ़ाया, ठीक है। एंड दिस थिंग इज अगेन एन अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की कार डील करना, कार परचेज करना, और एक जो क्या करना कि फाइनेंस करना,
जो आपके पास कार फाइनेंसिंग, दिस इज टोटली अ न्यू वेंचर। बट अगर आप इसको देखें तो आपका ये जो कार फाइनेंसिंग है, ठीक है, ये आपको सपोर्ट भी कर रहा है कि इसके अंदर आपके पास कार लीजिंग के अंदर भी। डेवलपिंग न्यू कम्पिटेंसीज टू न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स आप नई कम्पिटेंसीज अपने अंदर डेवलप करते हैं। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन तो है ही है कि आप नई कम्पिटेंसीज डेवलप करते हैं टू टारगेट द न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज। जो इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास हैं, ठीक है, हम अगर उन्हें हम थोड़ा देखें तो हमें पता चलेगा कि अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन विच इज केयरफुली डेवलप्ड एंड अंडरटेकन only after thorough analysis of the environment and company own resources usually bring very good financial results। अगर आप अपनी कंपनी की करंट रिसोर्सेज को, करंट फाइनेंसेस को, करंट R&D डिपार्टमेंट को, ठीक है, करंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपनी आप यूज़ करते हुए कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं और आप अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर आपके पास रिस्क का फैक्टर बहुत बड़ा होगा। अगर वो वर्कआउट हो गया फिर तो बेनिफिट ज़्यादा है, अगर वो वर्कआउट ना हुआ तो लॉस के चांस आपके पास क्या होंगे, वो ज़्यादा होगा। हाउएवर इन ऑल केसेस इट शुड बी अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट विद द पोटेंशियल फॉर द हाई रिटर्न। ऑफ कोर्स जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इस केस के अंदर जब आप अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में जाते हैं और आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, रिस्क तो है, लेकिन इफ एक्सेप्टेड इन द मार्केट आपको रिटर्न जो है वो भी पास क्या होगा, वो आपको हाई मिलेगा। इन सम केसेस ऑफ द कंपनी एक्विजिशन दिस डाइवर्सिफिकेशन कैन सिक्योर फंड्स ऑन द हैंड ड्यूरिंग सीजनल स्लो डाउन एडिंग टू द कैश फ्लो फॉर द मेन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, एक्विजिशन आप जो है करते हैं तो उसको आप देखें किस तरह से आपके पास है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है स्प्रेडिंग द रिस्क थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आपके पास जो है वो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है वो आप रिस्क स्प्रेड कर रहे होते हैं थ्रू अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्रीज इन विच द बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन डज नॉट कोइंसाइड विद द स्लो डाउन इन द मेन बिजनेस कंपनी। आप जो भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके रिलेटेड नहीं है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से, तो आपको इस चीज़ को ख्याल करना है कि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो आपके नए बिजनेस की एक्टिविटीज से। गाइडलाइंस जो हमारे पास है, व्हेन द रेवेन्यूज derived from an organization current product or services would increase significantly by adding the new unrelated product। अगर आप समझते हैं कि जो नया प्रोडक्ट है ये रेवेन्यू लेकर आएगा, आपके प्रॉफिट और सेल्स को बढ़ाएगा, ठीक है, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल भी उससे बढ़ जाएगी, तो ओके आपके पास अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जो है वो फ्रूटफुल है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन compete in an highly competitive और नो ग्रोथ इंडस्ट्री, आपके पास जब ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जगह compete कर रही हो जाके बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो और नो ग्रोथ इंडस्ट्री, या आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसके आगे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, तो इस केस के अंदर जो है वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनाना जो है ये जस्टिफाइड है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज टू मार्केट द न्यू प्रोडक्ट टू द करंट कस्टमर। आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जो कस्टमर आपके करंट ही रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका करंट ही रहेगा, बट प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, नया होगा, बट अनरिलेटेड होगा आपके प्रीवियस प्रोडक्ट से। तो ऐसे केस के अंदर भी ठीक है कि आपको नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको नई मार्केट नहीं ढूंढनी पड़ेगी, बल्कि आप जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर के अंदर ही आप क्या करेंगे, अपने पास प्रोडक्ट है उसको आप जो है वो भेज सकते हैं। व्हेन द न्यू प्रोडक्ट हैव काउंटर cyclical sales pattern compared to the organizational present product। काउंटर साइक्लिक, एक साइकिल दूसरा साइकिल तीसरे साइकिल, ऐसा प्रोडक्ट जो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट को डिस्टर्ब ना करे, तो फिर भी हमारे पास फिजिबल एक एक्टिविटी है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिक इंडस्ट्री इज एक्सपीरियंसिंग डिक्लाइनिंग एनुअल सेल्स एंड प्रॉफिट, जो आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसमें आप हैं, एनुअल सेल्स आपकी क्या कर रही हैं, वो डिक्रीज कर रही हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है डिक्रीज कर रहा है, मार्केट शेयर आपका कम हो रहा है। इट मीन कि मतलब कि मार्केट आपकी जो है वो सेचुरेशन की तरफ जा रही है उस प्रोडक्ट की जिसको आप अभी बना रहे हैं। तो इस केस के अंदर जो है वो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वो एक फ्रूटफुल स्ट्रेटजी हो सकती है आपके पास। नंबर 6 जो हमारे पास गाइडलाइन है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द कैपिटल एंड मैनेजरियल टैलेंट नीडेड टू कम्पीट। आपके पास अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल भी है और मैनेजरियल स्किल्स भी हैं, और आप जो नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जो अनरिलेटेड है उनके कंपटीटर से आप कम्पीट कर सकते हैं इजीली, तो फिर भी आपके पास अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक सपोर्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू परचेज एन अनरिलेटेड बिजनेस दैट इज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी बिजनेस को
एक्वायर करें या परचेज कर लें टोटली उसको, ठीक है, और वो आपके बिजनेस से अनरिलेटेड हो, लेकिन आप देख रहे हो कि मार्केट में इस बिजनेस की वर्थ है, वैल्यू है, इसको करने से हमारे पास प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आएगा, तो इस केस के अंदर भी क्या है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है आप अगर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन तरफ जाएं तो। व्हेन फाइनेंशियल सिनर्जीज एग्जिस्ट बिटवीन द एक्वायर्ड एंड एक्वायरिंग फर्म्स, आपकी जो है फाइनेंशियल सिनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती हो किसके दरमियान, एक्वायर्ड एंड एक्वायरिंग फर्म्स दोनों के दरमियान। व्हेन एग्जिस्टिंग मार्केट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट प्रोडक्ट्स आर सैचुरेटेड, प्रेजेंट प्रोडक्ट सैचुरेटेड है तो ऑफ कोर्स आप अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन तक जाएंगे। व्हेन एंटी ट्रस्ट एक्शन शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हिस्टोरिकली हैज कंसंट्रेटेड ऑन अ सिंगल इंडस्ट्री, एंटी ट्रस्ट अगर एक्शन हुआ है then फिर भी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज अ सपोर्टिव स्ट्रेटेजी। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास है द रिस्क ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि जो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है उसका हमारे पास जो है क्या रिस्क जो है हमारे पास हो सकते हैं। हमारे पास जो रिस्क हम देखते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन इज द रिस्कीएस्ट ऑफ द 4 स्ट्रेटजीज। हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज हमने देखी थी। इंटेंसिव स्ट्रेटजी में हमने 3 स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, उनमें हमारे पास था मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड हमारे पास था मार्केट डेवलपमेंट। जबकि चौथी हमने स्टडी देखी वो हमारे पास था डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। हमारे पास चारों जो स्ट्रेटजीज हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट है वो हमारे पास है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। आप टोटली न्यू मार्केट में जा रहे हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ, बिकॉज एंटरिंग इनटू द अननोन मार्केट विद अनफेमिलियर प्रोडक्ट एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, आपके पास जब आप नए मार्केट में जा रहे हैं आपके पास नहीं पता होता कि आप प्रोडक्ट क्या है, वो मार्केट से आपकी फेमिलियरिटी जो है वो नहीं होती, ठीक है, और न्यू स्किल्स और जो टेक्निक्स रिक्वायर्ड हैं वो भी आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो फिजिबल नहीं रहती कि वो उनको एकदम एक्वायर कर पाएँ। विद टाइम दे कैन, बट एकदम जो है उसको वो एक्वायर नहीं कर सकते। द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ being in a single industry is having all the firm's egg in one basket। नेक्स्ट स्लाइड में आपको वॉरेन बफेट की कुछ कोट्स शेयर करूंगा, ठीक है, कि आपने एक इंडस्ट्री के अंदर हैं और आपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही तरफ जो है वो लगाई हुई है, वेदर इट इज़ अ गुड डिसीजन और इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। However, diversification must do more than simply spreading business risk across different industries. It makes sense only when it adds to the shareholder value। एक नया बिजनेस स्टार्ट करना इट्स गुड, बट अगर वो शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं या शेयर होल्डर की जो प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं करता तो फिर हमारे पास जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हेल्पफुल नहीं होगी। मैं वॉरेन बफेट के आपके पास जो है कुछ कोट शेयर करूंगा। इन कोर्स जो हैं हमारे पास ऑन अर्निंग है, ऑन स्पेंडिंग है, ऑन सेविंग है, ऑन रिस्क टेकिंग है, ऑन इन्वेस्टमेंट है, ऑन एक्सपेक्टेशन है। आपने लास्ट स्लाइड में जो कोट पढ़ा था जिसको मैंने कहा बताऊंगा वो हमारे पास है ऑन इन्वेस्टमेंट। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आप अपने सारे के सारे एग्स जो हैं एक बास्केट के अंदर न डालें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू लुक फॉर द डिफरेंट बिजनेसेस। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन को जो क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। आप एक बिजनेस के अंदर ना रहें बल्कि आप डिफरेंट बिजनेस के अंदर रहें। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट बिजनेसेस हैं, एक अगर मार्केट आपके पास सैचुरेट हो भी जाती है तो आपके दूसरे बिजनेसेस हैं वो आपके पास क्या करेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की वो आपके पास बढ़ती रहेगी। ऑन अर्निंग के ऊपर हमारे पास कहा कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज अ सेकेंड सोर्स। कभी भी एक जो है सोर्स ऑफ इनकम उसके ऊपर आप रिलाय ना करें बल्कि आप एक और जो है अपना सोर्स जो है वो बनाएं अपनी करंट इनकम से। ठीक है, जो हमारे ऑन स्पेंडिंग है, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। ठीक है, अगर आप ऐसी चीजें परचेज करते हैं विच यू डू नॉट नीड तो सून यू हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। थोड़ा सा बाद आपको चीजें सेल करनी पड़ेंगी जो आपको जरूरत है। ऑन सेविंग, डू नॉट सेव वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। आप वो सेव ना करें जो कि स्पेंड करने के बाद जो है वो बच जाए, बट स्पेंड व्हेन इट लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे जो करंट हम जो चलते हैं उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, पहले हम स्पेंडिंग करते हैं, जो भी आपने ये लेना है वो लेना है, जो बच गया उसके बाद उसको क्या करते हैं हम अपने पास
लॉकर में या सेव में से हम रख रखवा दें, अकाउंट्स में डाल देते हैं। अब हमारे पास बचत हो गई है। इसमें हम वॉरेन बफेट के मुताबिक बचत नहीं है, बचत का कॉन्सेप्ट ओल्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लान करेंगे आपको सेव कितना करना है। जब आपने बता दिया हमने सेव इतना करना है, आपने सेविंग कर ली, उस सेविंग के बाद जो बच जाता है उसको आप क्या करें, अपनी एक्सपेंडिचर को में यूज करें, उसको आप एक्सपेंड करें, उसको आप जो है स्पेंडिंग आपकी वहां से हो। आफ्टर योर सेविंग यू हैव टू सेव फर्स्ट, देन यू हैव टू स्पेंड। ठीक है, इस चीज को देखना आपने। ऑन टेकिंग रिस्क नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ द रिवर विद बोथ द फीट्स। अगेन वही चीज, आपने रिस्क लेना है तो आप कभी दोनों पांव से जो है समुद्र की डेप्थ ना नापे। ठीक है, आप करें लेकिन आप रिस्क लें, बट कैलकुलेटेड रिस्क आप लें। मैनेजमेंट के प्रॉपर प्रैक्टिसेस यूज करते हुए रिस्क कैलकुलेटेड लें। ऑन एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात की इन्होंने। होनेस्टी इज वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द चीप पीपल। होनेस्टी जो है बहुत प्रीशियस चीज है, इसको आप आम लोगों से जो है एक्सपेक्ट ना करें। तो आई एम होपफुल कि आपके पास वॉरेन बफेट के ये जो कोट्स हैं ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको जो है वो हेल्प करेंगे। आप इन्हें यूज करें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, इंशाल्लाह इट विल बी हेल्पफुल। हम रिस्क ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बात करते थे, तो मैंने जो लास्ट स्लाइड शेयर की वो तो मैंने डू नॉट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, उसको मैंने देखा तो मेरे जहन में ये वॉरेन बफेट के आए, तो मैंने आपसे सबके सब मैंने आपसे शेयर किए। हम अपने लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन बीइंग अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च एमिंग to examine its retention to the financial result of the companies. In the majority of the studies, a comparison is done between the results of related and unrelated diversification, although the distance line between them is still not clear. जो हमारे पास रिसर्च है, जो हमारे पास जर्नल आर्टिकल हैं, जो हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, उनके मुताबिक ये बात हमारे सामने आती है कि ऑफ कोर्स जो भी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा आपके पास इन्वॉल्व है। वेदर यू आर गोइंग फॉर द रिलेटेड, वेदर यू आर गोइंग फॉर द अनरिलेटेड। ठीक है, दोनों हमारे पास क्या है कि एक न्यू मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट अब लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक नया प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से डिफरेंट है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की लाइन में ही हमारे पास क्या है, एक आपके पास प्रोडक्ट है। तो जो दोनों जगह पर आप एक नई मार्केट के अंदर जा रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, बट साइंटिस्ट के मुताबिक देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि हमारे पास जो है डिस्टिंक्ट करना बिटवीन द रिलेटेड एंड अनरिलेटेड हमारे पास जो है वो डिफिकल्ट है। ठीक है, दोनों के अंदर एक नई मार्केट में आप प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, आप एक नया बिजनेस, एक नया प्रोडक्ट, नई मार्केट, तो इस केस में दोनों का आपके पास है। और रिस्क इन्वॉल्व आपके पास किस चीज़ का, आपके पास लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, लॉट ऑफ R&D यहाँ पर आपको चाहिए। ठीक है, जो आप रिस्क ले रहे हैं अगर आप उसको प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो मे बी इन द फ्यूचर आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी। वाई शुड डाइवर्सिफिकेशन बी अंडरटेकन, डाइवर्सिफिकेशन जो है उसको क्यों ज़रूरी है, आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ क्यों फोकस कर रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन कैन बी कंसिडर्ड अ यूजफुल बिजनेस डेवलपमेंट टूल फॉर कंपनीज इन एनी सेक्टर एंड लोकेशन ऑफ द इकॉनमी। आप लोकेशन, जो भी आपके पास कंपनी की लोकेशन है, जिस बिजनेस के अंदर भी आप हैं, आपने क्या करना है कि आपने डाइवर्सिफिकेशन जो है वो फोकस ज़रूर करना है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको नया प्रोडक्ट या नया कॉन्सेप्ट जो है उसे आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप जिस बिजनेस के अंदर भी हैं आपने जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी जो है वो फोकस करना है। कंपनीज आपके पास क्या करती हैं कि जितने भी उनके डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर वो क्या करती हैं, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करती हैं। कहीं ना कहीं से आपको जो है प्रॉफिट जो है मिलता रहता है। However, you have to keep in mind that there is no recipe for successful diversification. Again, very strict wording कि there is no recipe for successful diversification. आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आप जिस नए बिजनेस के अंदर जा रहे हैं वो बिजनेस जो है क्या करेगा, आपको जो है वो सक्सेसफुली डाइवर्सिफिकेशन आपको देगा और आप जो है सक्सेसफुली क्या करेंगे, वो डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे। आप जिस भी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में जाएं, whether you are going for the related diversification, whether you are going for the unrelated diversification, आपके पास रिस्क फैक्टर आपके पास है ही है, आपके पास R&D का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है और आप जो है वो बिल्कुल क्लियर हों कि जो आपका आइडिया है, जो आप लेकर चल रहे हैं, वो आपके पास जो है फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा। It depends on multiple internal and external factors for each company, which should be carefully studied and taken into consideration when developing our diversification strategy. हमने कहा कि हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व है डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, बट
ऑर्गेनाइजेशन जो भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है वो डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू लुक फॉर देयर इंटरनल एक्सपर्टीज एंड इंटरनल एक्सपर्टीज एज वेल। आप क्या कर रहे हैं कि आप एक नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो नए प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, आइडिया जनरेट करना। आप एक आइडिया जब आप जनरेट करेंगे तो वो आइडिया क्या करेगा, आपके बिजनेस क्या करेगा, लेकर जाने में, लॉन्च करने में आपकी हेल्प करेगा। आइडिया जो है आपका 70% वैल्यू रखता है आपके बिजनेस का। जो आइडिया है कि आप नए बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, वेदर मतलब हम बात डाइवर्सिफिकेशन की ही कर रहे हैं कि आप एक नया बिजनेस करने जा रहे हैं, वेदर इट इज रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, आइडिया जो है वो आपका जो है बेसिक थीम है जो क्या करता है कि आपके प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम जो बात करें कि यू हैव टू लुक फॉर द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से हैं जो कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमने लास्ट स्लाइड्स में हमने देखा कि जो इंटरनल फैक्टर हमारे पास सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, जो कि हमारे पास हेल्प करता है कि हम किस तरह से जो है वो डाइवर्सिफिकेशन तरफ जाएंगे, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है R&D। आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना क्यों आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंसेस हैं वो आप कहाँ से लेके आएंगे, उन फाइनेंसेस का होना भी आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है R&D, जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसका होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है फाइनेंशियल कैपिटल, कि फर्म जो है वो इंटरनली इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल कैपिटल उसके पास इतने ज़्यादा हों कि वो क्या करे कि वो आपकी R&D को सपोर्ट कर सके, और आप जो नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो आपने इंडस्ट्री लगानी है, उस इंडस्ट्री के सेटअप के लिए भी आपके पास क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए, ठीक है। तो उस नए सेटअप के लिए जो पैसे रिक्वायर हैं वो भी आपने जो है कहीं ना कहीं से जनरेट करने हैं। फाइनेंशियल कैपिटल आपने देखा, आपने R&D अपनी देखी कि इन लाइन है आपके न्यू प्रोडक्ट के साथ और फिजिबिलिटी बन रही है, आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं और जो नए बिजनेस के लिए जितनी भी कॉस्ट आती है वो आपके पास अवेलेबल है। फिर आप देखेंगे अपने पास कम्पिटेंसीज की, कि आपके पास जो करंट बिजनेस के अंदर जो कम्पिटेंसीज हैं क्या वो हेल्पफुल हो सकती हैं मेरे नए प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। अगर आपके पास हेल्पफुल हो सकती हैं करंट कम्पिटेंसीज, इट्स मीन यू आर लकी, क्योंकि आपके पास स्पेशलाइज्ड और एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल बंदे ढूंढना एक प्रोडक्ट के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो आपकी क्वालिटी है प्रोडक्ट की जो मेंटेन रखनी है आपने, वो आपने इसी के थ्रू जो है उसको आपने मेंटेन रखना होता है। तो आपने अपनी R&D एडजस्ट कर ली, आपने ह्यूमन कैपिटल भी अपना अरेंज किया, आपने क्या किया कि आपने अपने पास जो कैपिटल था ये भी आपने जो है वो अरेंज किया, ये आपके पास इंटरनल सपोर्ट है आपके पास जो होना ज़रूरी है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी आपके पास है, आप नई मार्केट जिसमें आप जा रहे हैं उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपके पास कैसी है, ठीक है। एनवायरनमेंट आपके पास सपोर्टिव है या सपोर्टिव नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें आपने देखनी है। एक्सटर्नल जो आपके पास एनवायरनमेंट जो फैक्टर है उसके आपके पास गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है जिस कंट्री की, वेदर जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है वो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रही है या आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। हम जो हमारा लास्ट पॉइंट है, व्हाई शुड डाइवर्सिफिकेशन बी अंडरटेकन, where should diversification be undertaken? It is also very important to implement and update this strategy according to the dynamically changing condition and strong competition under which the business usually operate। जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि आपने जो नया बिजनेस ऐसे आपने स्टार्ट करना है, तो आपके पास जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो आपके पास क्या होती है, वो डायनामिकली जो आपके पास क्या करती है, चेंज होती रहती है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपके पास जो डायनामिकली चेंजेस आ रही हैं आपके पास एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट को, वेदर ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखना है। हम थोड़ी सी समरी इसकी देखते हैं कि हमने समरी में बात की थी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी की, हमने आज डाइवर्सिफिकेशन हमने स्ट्रेटजी को देखा। हम स्ट्रेटजी को हम थोड़ा सा, मैं आपके लिए दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, कि आपके पास जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी हमने बात की थी, यहाँ पर हमने बात की थी रिलेटेड और अनरिलेटेड की। रिलेटेड में हमने जो बात की थी, जो हमने एडवांटेजेस देखे थे, हमने कहा था कि इसमें रिस्क आपके पास क्या होता है, वो कम होता है, क्योंकि आप एक सिमिलर प्रोडक्ट को एक सिमिलर प्रोडक्ट लाइन के अंदर ही क्या करते हैं, उसको आप बना रहे होते हैं। सेकेंड हमने कहा था इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस कंपनी यूज एग्जिस्टिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, कि आपके पास जो भी आप
प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पास क्या है कि एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग ह्यूमन कैपिटल, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए जो आपके पास क्या है, ये आपके पास ज़्यादा बेनिफिशियल आपके पास हो सकता है। If the company start producing part of raw material component for its main production line, it guarantees better quality, lower prices and regular supplies। तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास कि आपने क्या किया कि जो आपकी मेन प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, जो आपके पास मेन प्रोडक्ट है उसके जो सपोर्टिव कंपोनेंट्स हैं उनको आपने क्या किया, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपका बिजनेस इन लाइन ही है। जो आप मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इसी का पार्ट ही है मेन प्रोडक्ट का, तो ऑफ कोर्स वो इन लाइन ही होंगे आपके पास सेम बिजनेस के। तो हमारे पास रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन ही आपके पास होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पास प्रॉफिट जो है वो आपके पास क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और जो सबसे बड़ा आपके पास बेनिफिट है वो आपके पास होगा कि बेटर क्वालिटी, कि आप खुद बना रहे हैं मेन प्रोडक्ट के लिए, जो आप कंपोनेंट्स बना रहे हैं वो आप खुद बना रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट की आपके पास क्वालिटी है वो आपके पास क्या रहेगी, वो आपके पास बेटर रहेगी। आप बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको आप रिटेन रख सकेंगे। लोअर द प्राइसेस, आपके पास जो इशू आता है, प्रॉब्लम आता है वो आपके पास क्या है कि आपके पास सप्लायर्स जो हैं, अगर आपको रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव देते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर आपको ज़्यादा जो है कॉस्ट जो है वो चार्ज कर रहे हैं, तो जो आपके प्रोडक्ट की एंड कॉस्ट होगी वो भी आपके पास क्या है वो ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आपके जो सप्लाईज हैं वो भी आपके पास रेगुलर हैं, कि आप अपने सप्लायर्स के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि आप अपनी प्राइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मतलब कि आपके पास जो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है वो एक कंपनी को सपोर्ट कर सकती है कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन लाइन को क्या करें, वो सेम रखें। ठीक है, सेम प्रोडक्शन लाइन। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ऐसे भी होता है कि हमारे पास जो है एक प्रोडक्ट नया जब आप बनाते हैं तो वो हमारे प्रीवियस प्रोडक्ट की सेल में भी क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है या आपको हेल्प कर रहा होता है। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट था हमने देखा, जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इसको हम देखें तो स्ट्रेटेजिक गोल्स कैन बी कंबाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी अराइजिंग थ्रू द प्रोडक्शन चेन कैन बी शेयर्ड एंड फुली यूटिलाइज। जो आपके पास स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनकी मैनेजमेंट भी आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके भी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने स्ट्रेटेजिक गोल के साथ। और जो आप नया प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो आप अगर अपॉर्चुनिटी को देख कर करें तो आपके पास ज़्यादा जो है फ्रूटफुल हो सकता है। और भी हमने बहुत से एडवांटेजेस देखे, फिर हमने जो है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हमने जो है कुछ हमने गाइडलाइंस देखी, इनमें से मैं एक दो आपको दोबारा देखता हूँ। व्हेन न्यू बट रिलेटेड प्रोडक्ट्स कुड बी ऑफर्ड एट अ कम्पिटिटिव प्राइसेस, आप जो नया प्रोडक्ट है उसको आप कम्पिटिटिव प्राइसेस के ऊपर बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो आपको जो है ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, व्हेन एडिंग न्यू प्रोडक्ट बट रिलेटेड प्रोडक्ट विल इन्हांस द सेल ऑफ द करंट प्रोडक्ट, जो करंट प्रोडक्ट हैं उनकी सेल्स भी बढ़ सकती है आपके पास नए प्रोडक्ट के बनाने से, तो आप जो है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अनडाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी हमने कहा कि हमारे पास टोटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट नया बनाने जा रहे हैं उसका प्रीवियस प्रोडक्ट के साथ कोई लिंक नहीं है। इसमें हमने एग्जांपल दी थी, शू प्रोड्यूसर्स इंटर द बिजनेस ऑफ अ क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग, कि आप एक शू बनाने की फैक्ट्री है आपकी, लेकिन अब आपने क्या है वो क्लॉथ्स बनाना शुरू कर दिए, तो आपका जो नया बिजनेस है उसका प्रीवियस बिजनेस के साथ आपके कोई लिंकेज भी नहीं है, वो बिल्कुल लिंक नहीं कर रहा। यहाँ पर हमने जो बात की थी कि आपके पास अनरिलेटेड जो आपके पास एक है डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, कार डीलर, इसके मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। कार डीलर में स्टार्ट ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बाय डेवलपिंग अ कार लीजिंग स्कीम। अब कार डील करने का फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ कोई लिंकेज आपके पास नहीं है। ठीक है, दोनों का बिजनेस कार का ही है। ठीक है, दोनों कार ही डील करें, बट एक कार को डील कर रहे हैं आपके पास सेल करने में, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है कि उस कार की जो फाइनेंशियल लीजिंग है, ठीक है, उस प्रोसेस को जो कि बैंकिंग सेक्टर का काम है, ठीक है, उनको जो है एक प्रॉपर्टी डीलर या एक कार सेल डीलर वो क्या कर रहा है, इस प्रोसेस को लेकर चल रहा है, बना रहा है। जो इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास हैं, in many instances the overall performance of the unrelated business activity does not exceed the individual one. Sometimes it is often worse unless the manager are exceptionally talented and focused. यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है वो हमारे पास यही है कि अगर आपके बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस होंगे तो शायद आप जो हैं परफॉर्मेंस को उस तरह से मैनेज ना कर पाएँ जिस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए। हाँ, अगर आपके जो मैनेजर्स हैं
वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं और फोकस्ड हैं, तो फिर तो आपके पास पॉसिबल होगा। अदरवाइज हमारे पास जो है ये एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी आपके पास नहीं होगी। हमने कुछ और डिसएडवांटेजेस भी देखे इसके अंदर, उनको हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एडवांटेजेस शायद हमसे मिस हुए हैं। Achieving successful good marketing skills, business required activities, the greater the number of the business activities, the more difficult is the total management task. अगर आपके पास achieving, हम इस पॉइंट को देखते हैं, achieving successfully unrelated diversification require good management skills. Of course आपके पास different businesses हैं और आपको एक वक्त के अंदर एक से ज़्यादा different businesses जो handle करने हैं, तो what is the most required thing is a good management skills, closely following each of the business activities and timely identification and solving even the smallest business problem. अब आपने क्या करना है कि तमाम बिजनेस एक्टिविटीज को आपने इनलाइन करना है कि आपने इस बिजनेस को भी देखना है, इस बिजनेस को भी देखना है, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आपने टाइमली सोल्यूशन जो है वो भी आपने क्या करना है, उनको उसको भी आपने प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो है सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि आप एक बिजनेस को टाइम दे पा रहे हैं लेकिन दूसरा तीसरा बिजनेस आपने नहीं टाइम दिया। तो इसके साथ साथ एक बिजनेस के आप देखें, अगर एक बिजनेस आपका है तो उसको टाइम देना आसान है, उसकी इंटरनल असेसमेंट, इंटरनली मैनेज करना, एक्सटर्नल मार्केट स्क्रीनिंग, इंटरनल स्क्रीनिंग, सब कुछ आपके पास आसान होगा। लेकिन आपके पास 3 से 4 बिजनेस होंगे तो आपके पास टाइम देना भी बिजनेस को मुश्किल हो जाएगा, चीज़ों को मैनेज करना भी आपके पास मुश्किल हो जाएगा, और जो मैनेजरियल स्किल रिक्वायर्ड है मोस्टली आपके पास वो अवेलेबल नहीं होती मार्केट में उस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं। तो उस केस के अंदर भी आपके पास जो है सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ऐसा रूल नीचे एक लास्ट बात वहां लिखी गई है, द ग्रेटर नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज द मोर डिफिकल्ट इज द टोटल मैनेजमेंट टास्क। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा आप बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाते चले जाएंगे, मैनेजमेंट के लिए जितने ज्यादा आप जो है वो डिफिकल्टीज बनते चले जाएंगे, उतने ज्यादा आपके पास बिजनेस क्या हो जाएगा, पास वो आपके पास प्रॉब्लमेटिक होता चला जाएगा। यहाँ पर हमने गाइडलाइंस देखी, फिर हमने कुछ रिस्क देखे, ठीक है, कि हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन जो है रिस्की बिजनेस है, ठीक है, और कभी भी आप जो है डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फिर हमने वॉरेन बफेट की डिफरेंट जो चीज़ें देखी कि उन्होंने डिफरेंट अर्निंग है, स्पेंडिंग है, सेविंग है, टोटल रिस्क के ऊपर है, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है, तमाम उन्होंने कुछ शेयर्स की कोटेशन, मैंने आपसे शेयर की कोटेशन इसकी। फिर हमने रिस्क के बारे में बात हमने की, हमने समरी हमने देखी कि हमने डाइवर्सिफिकेशन किस तरह करनी है, हम किस तरह से कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे। डिफेंसिव स्ट्रेटजीज में जो हमारे पास 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, उनमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है रिट्रेचमेंट, सेकंड हमारे पास है डिसवेंटिचर, एंड थर्ड हमारे पास है लिक्विडेशन। हम हर एक डिसवेंटिचर हमारे पास है, रिट्रेचमेंट आपके पास है, या लिक्विडेशन है, आप लिक्विडेट करते हैं अपना बिजनेस ही अपना प्रॉपर वाइंड अप कर देते हैं, तो इसकी ज़रूरत आपके पास कब पड़ती है, हम इसको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। आप काइंडली जो आपके पास हैंड आउट्स हैं आप उनको देखें, उसमें इन स्लाइड्स की डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं, अपने ट्यूटर से डिस्कस करें। इसके साथ साथ आपके हैंड आउट्स के अंदर आपको जो है कुछ वेब के लिंक दिए जाएंगे, उन लिंक्स को काइंडली आप जो है वो ज़रूर विजिट करें। उसमें आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज, आपके पास जो करंट हमने स्लाइड्स डिस्कस की उसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल डिफरेंट इंडस्ट्रीज के आपके पास अवेलेबल होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।